अब तक हमने मोल निकालना सीख लिया है अच्छे से। अब एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि मोल निकालने का तीन तरीका। पहला नंबर से मोल निकालोगे तो गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर। दूसरा था मास से मोल निकालोगे तो गिवन मास बाई मोलर मास। तीसरा था वॉल्यूम से। वॉल्यूम में दो पार्ट था। पहले पार्ट में था कि अगर तुम्हें साथ में डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया रहे तो उससे तुम पहले मास निकालोगे और एक बार मास निकल गया तो उससे मोल निकाल लोगे। दूसरा तरीका था कि अगर तुम्हें कोई गैस दिया हुआ है तो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करके मोल निकालोगे। हमारा इक्वेशन था पी बराबर एन आर टी। यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया था। इसी को आज हम लोग आगे कैरी कर रहे हैं। लिखो। तो बच्चों, हमारा इक्वेशन क्या था? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारा इक्वेशन था। एक बात बताओ, ये जो मोल है, क्या हम इस मोल को मास डिवाइडेड बाई मोलर मास लिख सकते हैं? ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला देख लिया था, मास बाई मोलर मास, है ना। और एक काम करो, मोलर मास को लेफ्ट साइड में लेकर आओ। तो P में मल्टीप्लाई हो गया मोलर मास से, और इधर बचा क्या? मोलर मास को तुम इधर लाए तो राइट हैंड साइड में ऊपर में एक मास बच गया, और ये जो वॉल्यूम था इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो यहाँ वॉल्यूम जो है नीचे में आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आर टी से। अब देखो जरा, ये मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? तो मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं डी, और ये हो गया आर टी। पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। एक दूसरा इक्वेशन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने पढ़ा था पी बराबर एन आर टी। आज हम पढ़ रहे हैं पी एम बराबर डी आर टी, जहां एम कैपिटल एम मोलर मास है, कैपिटल डी डेंसिटी है, बाकी सारा का सारा टर्म वही है जो पहले था। पी प्रेशर हो गया, आर गैस कांस्टेंट हो गया, और कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर हो गया। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन को? पी एम बराबर डी आर टी। आर क्या है बच्चों? 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल के यूनिट में। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है, प्रेशर जो है वो होता है एटीएम में। मोलर मास किस में जाएगा? तो मोलर मास जाएगा ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो ये बताओ डेंसिटी हम किस यूनिट में इस्तेमाल करेंगे? डेंसिटी हम लोग किस यूनिट में इस्तेमाल करेंगे? तो देखो, तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास किस यूनिट में आया है? ग्राम में आया है। और वॉल्यूम किस में आया है? लीटर में। तो तुम डेंसिटी को ऑलवेज ग्राम पर लीटर में इस्तेमाल करोगे। जब भी पी एम बराबर डी आर टी इस्तेमाल करोगे और उसमें आर का वैल्यू पुट कर रहे हो 0.0821, तो मजबूरी होगी हमारी डेंसिटी को ग्राम पर लीटर में इस्तेमाल करना। नॉर्मली तुमको सवाल में जो डेंसिटी दिया रहेगा वो तुमको ग्राम पर एमएल में दिया रहेगा, और एमएल को सीसी बोलते हैं, तो ग्राम पर सीसी में दिया रहेगा। तो तुम्हें ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम लिखे 1 ग्राम पर एमएल बराबर 1 ग्राम पर एमएल, तो 1 ग्राम पर एमएल का मतलब क्या है? 1 एमएल में 1 ग्राम, 1 एमएल 1 ग्राम पर एमएल, तो 1 एमएल में 1 ग्राम। तो 1 लीटर में कितना होगा? अगर 1 एमएल में 1 ग्राम तो 2 एमएल में 2 ग्राम, 3 एमएल में 3 ग्राम, 1000 एमएल में 1000 ग्राम। 1000 एमएल में अगर 1000 ग्राम होगा, और 1000 एमएल को हम बोलते हैं 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में 1000 ग्राम आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम पर लीटर। तो जब भी तुम्हें ग्राम पर एमएल का यूनिट दिखे उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, वो ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा मैथमेटिकल तरीका है यूनिट को लाने का। 1 ग्राम पर एमएल बराबर 1 ग्राम बाई 1 एमएल, और अगर 1 एमएल को लीटर में चेंज करोगे तो 1 एमएल में 1 लीटर में होता है 1000, तो 1 एमएल में कितना होगा? 1/1000, यानी 10⁻³ लीटर। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1000 ग्राम पर लीटर। ऐसे प्रूव कर सकते हो। तो यूनिट कन्वर्जन तो आता ही होगा। तो 1 ग्राम पर एमएल 1000 ग्राम पर लीटर होता है। अब अगर हम इस ग्राम पर एमएल को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें, एसआई यूनिट क्या होगा? तो ग्राम का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, लीटर का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो अगर हम लिखें 1 ग्राम पर एमएल, तो 1 ग्राम पर एमएल को अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। प्रूफ करना है इस चीज को, है ना। इसको कोशिश करना प्रूफ करने का। कैसे प्रूफ करोगे? 1 ग्राम पर एमएल को लिख सकते हो 1 ग्राम बाई 1 एमएल।
फिर 1 ग्राम को लिखोगे 1/1000 kg, फिर 1 ml को लिखोगे 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। लेकिन लीटर नहीं चाहिए, मीटर क्यूब चाहिए। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 1000 से भाग दोगे। तो ये ऊपर वाला हो गया 1/1000 और नीचे में हो गया 1/1000 × 1000। ठीक है, तो ऊपर के डिनोमिनेटर में 1000 है, नीचे के डिनोमिनेटर में 2000 है। तो 1000 कट जाएगा और 1000 जब ऊपर जाएगा, है ना, तो 1 ग्राम पर ml बराबर 1000 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम लोग ट्राई करना, सब कुछ हम बोर्ड पे करने वाले नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से कोशिश करना, अगर नहीं हुआ तो फिर हम बता देंगे। नोट करो इतना। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो तो बोल रहा है डेंसिटी बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पे। ठीक है, तो एनटीपी बताए थे पिछले क्लास में कि एनटीपी पे टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सी चाहे 273 केल्विन होता है और प्रेशर होता है 1 atm के बराबर। हमसे डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, P बराबर एनआरटी या PM बराबर DRT। आपका आंसर होगा PM बराबर DRT, है ना। मोलर मास और डेंसिटी में रिलेशन PM बराबर DRT से आता है। तो यहां से अगर डेंसिटी निकाला जाए तो डेंसिटी बराबर आ जाएगा PM/RT। प्रेशर कितना है 1 atm। मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास ग्राम पर मोल में लेना है 44 ग्राम पर मोल, है ना। CO2 का निकालोगे 44 आएगा, निकाल लेना। R का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर है 273। तो ये हो गया 44 बाई ये मल्टीप्लाई करके बताया गया था 22.4 आता है। किस यूनिट में आएगा डेंसिटी, तो यहां से डेंसिटी आएगा ग्राम पर लीटर में। हो गया खत्म। इसको देखिए, इसमें कह रहा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एयर। एयर का मोलर मास इस बार पूछ रहा है और उसका डेंसिटी दिया हुआ है एनटीपी पे 0.001293 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी दिया हुआ है 0.001293 ग्राम पर सीसी। सीसी को हम चाहें तो ml लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया था कि डेंसिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं PM बराबर DRT में वो ग्राम पर लीटर में होता है और ये है ग्राम पर ml। और 1 ग्राम पर ml में 1000 ग्राम पर लीटर था, 1000 ग्राम पर लीटर था। तो सबसे पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 0.001293 इंटू 1000, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम पर लीटर में। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.293 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब अगर निकालोगे PM बराबर DRT तो यहां से अब मोलर मास निकल जाएगा। मोलर मास बराबर DRT/P। अगर डेंसिटी एयर का इस्तेमाल करोगे तो मोलर मास भी एयर का निकल के आएगा। डेंसिटी का वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा ये 1.293 इंटू R 0.0821। टेम्परेचर हो गया 273, प्रेशर हो गया 1 atm, यानी 1.293 इंटू ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 22.4 और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 28.8 चाहे 28.9 के लगभग आएगा। कहने का मतलब हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं 29 ग्राम पर मोल। याद रखना एयर का जो डेंसिटी होता है एनटीपी पे वो 29 ग्राम पर मोल होता है। तुम लोग एग्जैक्ट लिख देना, जो भी है 28.8 आए 28.9 आए जो भी है तुम उसको एग्जैक्ट लिख देना। ठीक है, लेकिन तुम अगर मान लो कभी पूछ दिया एयर के ऐसा सवाल जिसमें एयर का मोलर मास इस्तेमाल हो रहा है और वो दिया हुआ नहीं है तो तुम 29 लेकर कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो बच्चों, गैस जो होता है वो बहुत तरह का होता है। जैसे अगर हम हीलियम गैस की बात करें तो हीलियम गैस का फॉर्मूला होता है He। तो तुम नोटिस कर रहे हो कि अगर कमरे में हीलियम गैस है ना, फ्रीली मूव कर रहा है तो वो एटॉमिक फॉर्म में मूव कर रहा है ना। हीलियम का एक अकेला एटम होगा, उसके बगल में कोई दूसरा होगा। एक हीलियम दूसरे हीलियम से बॉन्डेड नहीं है, दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है। यूं भी बोल सकते हैं कि अगर हीलियम के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उस एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। ऑल्दो इसे मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, इसे हम एटम ही बोलेंगे, है ना, लेकिन इस सेंस में तुम समझ सकते हो। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल में हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि 2 एटम है। उसी प्रकार से अगर हम ओजोन गैस की बात करें तो ओजोन गैस का फॉर्मूला होगा O3। O3 का मतलब हुआ कि इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये मोनो एटमिक है, ये डाई एटमिक है और ये ट्राई एटमिक है। एक पोली एटमिक भी होता है
जब भी एक मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा एटम हो, ध्यान देना, ये लिखेंगे नहीं, हम बोल देते हैं, जब भी एक मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा एटम हो तो उसे हम पॉली एटॉमिक गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस क्या हो गया, है ना, वैसा गैस जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, मरकरी का वेपर हो गया, है ना, मरकरी ऐसे मेटल फेज में रहता है, लेकिन अगर वेपोराइज कर दोगे तो मरकरी का वेपर हो गया। तो इनके अगर ये गैस है मौजूद कमरे में तो ये एटॉमिक फॉर्म में होगा। चाहे तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा। ठीक है, दूसरा डाईएटमिक गैस। डाईएटमिक गैस में क्या लिखोगे? अगर लिखना है तो लिखोगे कि वन मॉलिक्यूल कॉन्टेन्स टू एटम्स। एक मॉलिक्यूल में दो एटम होगा। अगर लिखना है तो, वैसे हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज है। डाईएटमिक गैस, एक मॉलिक्यूल में दो एटम होगा, है ना। वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस कॉन्टेन्स टू एटम्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, एक्सेट्रा। ट्राईएटमिक गैस, ट्राईएटमिक गैस का एग्जांपल बताओ, अभी बताएं, ओजोन गैस होगा। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल में तीन एटम होगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया। तो अगर मान लो तुम्हें कोई एक सवाल दिया और तुमसे पूछा कि उसमें जो गैस है, और वो गैस मान लो ओजोन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो तुम क्या बताओगे? 16 × 3 48 बताओगे मॉलिक्यूलर वेट। चाहे मोलर मास 48 ग्राम पर मोल, चाहे एक मॉलिक्यूल का मास 48 AMU, जैसा पूछेगा वैसा बताओगे, लेकिन 48 बताओगे। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि एक ट्राई एटॉमिक गैस है और उसका मोलर मास 48 आ रहा है, सुनना ध्यान से, एक ट्राई एटॉमिक गैस है और उसका मोलर मास 48 आ रहा है, तो इसके एक एटम का मास बताओ, मॉलिक्यूल का नहीं, एक एटम का। तो तुम क्या दिमाग लगाओगे? ट्राई एटॉमिक गैस है यानी एक मॉलिक्यूल में तीन एटम होगा, एक मॉलिक्यूल में तीन एटम होगा और आ रहा है 48। तो एवरी एटम का एटॉमिक वेट कितना होगा? 3 से डिवाइड कर दोगे, 48 में 3 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। तो अगर एक एटम का मास पूछेगा तो 16 AMU हो जाएगा। अगर ग्राम में पूछेगा तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 × 10⁻24 से। ठीक है, तो इस पर भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। कोई डायटोमिक ट्राइटोमिक गैस दे देगा और PM = DRT से तुमसे मोलर मास निकलवाएगा। जब भी किसी भी कंपाउंड का किसी भी गैस का मोलर मास निकालना हो, सीधे तुम PM = DRT के शरण में जाओगे, है ना। वही तुमको कैलकुलेट करके देगा मोलर मास किसी भी गैस का। ठीक है, तो PM = DRT से हम गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकाले, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट का मतलब वो तो मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर एटम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा तो तुमको ये पता होना चाहिए कि उसके एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है। जितना एटम होगा उतने ही से उसको डिवाइड कर देंगे, चाहे मॉलिक्यूलर वेट को उतने हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इस पे अभी हम लोग एक देखते हैं न्यूमेरिकल, ये नोट कर लो। डेफिनेशन जो हम बोले हैं लिखना होगा तो खुद से लिख देना। ट्राइएटॉमिक में क्या लिखोगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कॉन्टेन्स 3 एटम्स। पॉलीएटमिक अगर लिखना है तो पॉलीएटमिक में क्या लिखोगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कॉन्टेन्स मोर देन 2 एटम्स। ध्यान से सुनना, वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कॉन्टेन्स मोर देन 2 एटम्स। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, ये सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वेट 350 ml एक डाईएटॉमिक गैस है, वॉल्यूम दे दिया एट 0 डिग्री C एंड 2 atm, टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया, इज 1 ग्राम, मास भी दे दिया। तो अगर मास दे दिया मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो इससे डेंसिटी आ जाएगा। कैलकुलेट वेट ऑफ वन एटम, एक एटम का मास पूछ रहा है। सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU था, मैग्नीशियम के एक एटम का मास 24 AMU था। कहने का मतलब एक एटम का मास एटॉमिक वेट होता है। तो एटॉमिक वेट जब भी पूछेगा तुम पहले मोलर मास निकाल लेना, और जो मोलर मास होता है ग्राम में, वही मॉलिक्यूल का मास होगा AMU में। कैसे? O2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना? 32 AMU, और इसका मोलर मास कितना? 32 ग्राम पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना? तो 44 AMU, और एक मोल का मास कितना? 44 ग्राम, यानी मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। कहने का मतलब अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास चाहिए, चाहे एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो मोलर मास निकाल लो पहले ग्राम में, फिर ग्राम को हटा के AMU लगा दो, वही एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आता है कंफ्यूज मत करना, तुमसे बस सिंपली मोलर मास पूछ रहा है, और मोलर मास निकालने के बाद तुमसे अगर एक मॉलिक्यूल का पूछे तो मैग्नीट्यूड वही होगा, बस उसका यूनिट चेंज करेगा, उसे हम AMU में कन्वर्ट कर देंगे। 2 क्लास पहले इस पे हम लोग बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। हमने नोटिस किया था कि एक मॉलिक्यूल का जो मास आता है
मॉलिकुलर मास जो आता है और मोलर मास जो आता है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस यूनिट अलग रहता है। तो तुम्हें अगर मैग्नीट्यूड लाना हो तो तीनों में से किसी भी एक को निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करें, हमसे पूछ रहा है एक एटम का, तो पहले एक काम करते हैं, मोलर मास निकालते हैं, यानी मॉलिक्यूल का पहले मास निकालते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना क्या है, पीएम बराबर डीआरटी। पीएम बराबर डीआरटी, यहां से मोलर मास बराबर लिखोगे डीआरटी बाई पी। डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या, मास बाई वॉल्यूम। मास कितना दिया है बच्चे, 1 ग्राम, लिख दो 1 ग्राम। वॉल्यूम, तो हमें यहाँ पे डेंसिटी चाहिए ग्राम पर लीटर में, और वॉल्यूम दिया है 350 ml। तो 350 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 1000, और ये हो गया लीटर में। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1000 बाई 350 ग्राम पर लीटर। ये आ गया डेंसिटी हमारा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1000 बाई 350 इंटू आर का वैल्यू कितना 0.0821, और टेम्परेचर हो गया 273 इंटू 1 atm। देखो कितना है, 1010 निपटा दो, 100 बाई 35, ये मल्टीप्लाई होके हो गया 22.4। ठीक है, अब देखो बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात रट जाओ अच्छे से, 22.4 जो होता है वो 7 का मल्टीपल होता है। देखो यही छोटा छोटा चीज याद रखोगे ना तो कैलकुलेशन आसान रहेगा। जिन बच्चों को ये बातें नहीं पता होती हैं उन्हें लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कैलकुलेशन है, तो बहुत कैलकुलेशन नहीं है, चीजें आसान है, बस ये सब छोटा छोटा चीज तुमको याद रखना होगा। 22.4 तो बार बार आता है, तो जाहिर सी बात है कि बार बार तुमको इसको काटने की नौबत आएगी, है ना। तो जब भी तुम इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो एक 7 का फैक्टर आता है। तो जब भी कोई नंबर दिखे इसके अपोजिट साइड में जो 7 से कट रहा हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब ये छोटा हो जाएगा। तो देखो तो 35 भी 7 से कट रहा है, और इसके बारे में बता दिए कि ये 7 से कैंसिल हो जाता है। तो एक काम करते हैं, 7 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ जाएगा, और 7 में, है ना, इसको 7 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है 321, 3.2 आ गया। ठीक है, और 5 से 100 को अगर काटोगे तो ये कट जाएगा, है ना, एक गड़बड़ हो गया। प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, हम लोग यहाँ पे 2 atm कर देते हैं, बाकी सब कुछ सही है, कैलकुलेशन सारा सही है ना, बस प्रेशर को 1 atm से हम लोग 2 atm कर दिए। प्रेशर दिया हुआ है 2 atm। ठीक है, देखो क्या आ गया, 5 से यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिए, 5 से ऐसे भी देख लो, 5 इंटू 2 कितना 10 हो गया, और 10 से 100 10 बार में कटेगा, तो रिजल्ट आ गया 10 इंटू 3.2। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ गया 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास आ गया 32 ग्राम पर मोल। अब हमें आइडिया लग गया कि ये O2 की बात कर रहा है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, सिंपली ये बोला क्या है कि ये डाई एटॉमिक गैस है। तो O2 अगर हम ना भी लिखें तो डाई एटॉमिक गैस कैसा होता है, डाई एटॉमिक गैस A2 की तरह होगा, जहां पे A हमारा एटम है, A2 डाई एटॉमिक, A3 ट्राई एटॉमिक, A मोनोएटॉमिक, है ना, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो मान लो हमारा जो गैस है वो A2 है, तो A2 के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ A2 बराबर, तो अगर इसका मोलर मास 32 ग्राम पर मोल आया, इसके एक मोल का मास है 32 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 32 AMU होगा। यहां तक आ रहा है समझ में, ऑलरेडी ये सब कराया हुआ है। अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकल गया तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ गैस क्या होगा, एक एटम गैस का। देखो यहां A2 नहीं लिखे हैं, क्योंकि 1 एटम ऑफ A2 काइंड ऑफ सही है लिखा हुआ है, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारा बच्चा समझ जाएगा कि A2 को एटम बोला जा रहा है, तो A2 को एटम नहीं बोला जा रहा है, A2 तो मॉलिक्यूल ही है। अगर हम एटम बोल रहे हैं तो A2 में मौजूद एटम की बात कर रहे हैं जो कि A है। तो देखो डाई एटमिक गैस है, यानी कि A2, यहां पे 2 एटम है, और 2 एटम का मास आया 32 AMU, तो एक एटम का मास कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, आ गया 16 AMU। यही हमारा आंसर हो गया। अगर सिंपली यही पूछता तो हम यही आंसर कर देते हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि मास बताइए ग्राम में, तो AMU को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 16 को मल्टीप्लाई कर दो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से, तो ये भी आंसर लिख सकते हो, है ना। अगर ऑप्शन में एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में दिया है, अगर आंसर जो दिया है वो एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में दिया है, तो क्या करोगे, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 को हम 1 बाई एवोगैड्रो नंबर लिखते थे, याद करो फर्स्ट क्लास में बताए थे, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 बाई Na ग्राम। ये भी हमारा आंसर है ना। यहाँ पे Na कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
तो कभी कभी इस फॉर्मेट में भी आंसर देता है। ठीक है, सवाल बहुत ही बढ़िया है ये, बार बार इसको करना और ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में रखना। अगर मान लो ट्राई एटॉमिक दे देता तब क्या करते हैं, तो आता तो 32 ही, लेकिन एक एटम का मास हो जाता है 32/3, है ना, 32/3 हो जाता है। और उसके हिसाब से 32/3 AMU लिखते हैं। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो या तो 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो एवोगैड्रो नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया है? पॉज करके अच्छे से एक बार खुद से भी, है ना, सॉल्व कर लो इसको। इस सवाल में डेंसिटी नहीं दिया हुआ था, मास और वॉल्यूम दिया हुआ था। तो पहले हम डेंसिटी निकालें और डेंसिटी ग्राम पर लीटर में निकालें, क्योंकि आर हमारा लीटर एटीएम में है ना। तो उसके लिए ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से हम डिवाइड किए थे। तो सारा छोटा छोटा पॉइंट जो है वो दिमाग में रखना। ठीक है, नोट कर लो। एक और सवाल देखो, इसमें कह रहा है 600 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3। एक बार इसको खुद से ट्राई करना, है ना, बहुत कम ही चांस है कि सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करना, मजा आएगा। थोड़ा सा हिंट दे देंगे अभी हम, उसके बाद ट्राई करना। 600 ml मिक्सचर है O2 का और O3 का, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ऑक्सीजन होगा, कुछ ओजोन होगा। और NTP पे उसका वजन जो है वो 1 ग्राम दिया है, NTP पे दिया हुआ है वॉल्यूम। ठीक है, कह रहे हैं कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर। तो एक काम करना, ओजोन के वॉल्यूम को x ml मान लो। तो O2 का वॉल्यूम कितना होगा, 600 - x होगा, वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम NTP पे आया तो मोल निकल जाएगा। बताए थे पिछले क्लास में, NTP पे अगर मोल निकालना है तो P बराबर nRT से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट तुम चाहो तो 22.4 लीटर, लेकिन अगर ये ml में दिया है तो 22,400 ml से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ओजोन का वॉल्यूम ले लो x ml। O2 कितना होगा, 600 - x ml। ml में वॉल्यूम आ गया NTP पे। मोल निकालने के लिए दोनों को 22,400 से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो दोनों का मोल अलग अलग निकल के आ गया। लेकिन हमें मास दिया है, वो भी टोटल। मोल निकल चुका। अब दोनों के मोल को अलग अलग जो निकला हुआ है ना, O2 के मोल को, O2 के मोलर मास 32 से मल्टीप्लाई करो, ओजोन के मोल को ओजोन के मोलर मास 48 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का मास आ गया। और दोनों का मास जब ऐड करोगे तो 1 ग्राम के बराबर होगा, और यहाँ से तुम चाहो तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, तो जिन बच्चे को कॉन्फिडेंस है पॉज करो और इसको सॉल्व करो खुद से। ठीक है, उसके बाद प्ले करके आगे देखना। देखो क्या बोले, हम सॉल्व कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ ओजोन बराबर हमने एज्यूम कर लिया x ml, तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा, 600 - x ml होगा, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम से अगर हम मोल निकालें, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है क्वेश्चन कर रहा है कि वॉल्यूम NTP पे है, तो अगर हम मोल निकाले, मोल ऑफ ओजोन बराबर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 22,400 से। 22.4 लीटर से डिवाइड होता है, लेकिन ऊपर में ml है, ऊपर ml तो नीचे भी ml होगा, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो 22,400 आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से मोल अगर निकालोगे O2 का, तो O2 का मोल हो जाएगा 600 - x डिवाइडेड बाई 22,400, मोल आ गया। अगर आप मोल से मास निकालोगे तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ O3। मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, क्योंकि मोल बराबर होता है मास बाई मोलर मास, तो मास बराबर होगा मोल इंटू मोलर मास। मोल है x बाई 22,400 और O3 का मोलर मास आ गया 48, तो ये ग्राम में आ गया। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर मास हम O2 का निकाले तो ये हो जाएगा 600 - x डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू, है ना, O2 का निकाल रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 ग्राम से। दोनों का मास आ गया। अब अगर इन दोनों को तुम ऐड कर दो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, x बाई 22,400 इंटू 48 प्लस 600 - x डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू 32, तो ये बराबर आ जाएगा 1 ग्राम के। टोटल मास 1 ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व करके तुम चाहो तो x निकाल लोगे। ठीक है, करते हैं सॉल्व, देखते हैं कैलकुलेशन कैसा है। खतरनाक है, आसान है। 22,400 एलसीएम हो जाएगा, उसको आरएचएस में भेज दो। ऊपर में क्या बचेगा, 48x प्लस 32 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 12 18 19 माइनस 32x बराबर 22,400। 48 में से 32 गया तो ये हो गया 16x, और ये जब आरएचएस में जाएगा तो 22,400 माइनस 19,200, तो ये हो गया 3200। तो कैलकुलेशन एकदम आसान है। तो यही हम दिमाग लगाते हैं। अगर कोई बच्चा यहीं पे काटने लगता तो उसका कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है ना। तो ये सब कॉमन सेंस से आता है धीरे धीरे। हमेशा कैलकुलेशन हम लास्ट में करते हैं। अगर बहुत ही आसान कैलकुलेशन है तब हम उसको पहले करते हैं,
और कभी भी अनइक्वल कैलकुलेशन करके हम मुश्किल नहीं करते हैं। मान लो ये कट जाता और ये नहीं कटता, तो हम वैसे केस में नहीं काटते, क्योंकि हमारा एलसीएम अगर सेम है तो ये आसानी से आरएचएस में चला गया। तो ये सब कैलकुलेशन को आसान करने का छोटा मोटा तरीका होता है। तो x बराबर अगर निकालोगे तो 200 आ गया, यानी वॉल्यूम हमारा, वॉल्यूम ऑफ ओजोन बराबर हो गया 200 ml। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का पूछता है तो 600 में से 200 घटाए थे 400 मिला जाता है ना। मिला लो, सही हुआ है गलत हुआ, जो लोग नहीं कर पाए नोट कर लो। देखो बच्चों, अब ये कुछ सवाल देखते हैं। फर्स्ट में करा 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स एक एलिमेंट का है जिसका वजन है 1.15 ग्राम। किसी एलिमेंट का इतना सारा एटम है और उसका वजन है 1.15 ग्राम। तो बोल रहा है कि एटॉमिक मास बताइए एलिमेंट का। ठीक है, एलिमेंट का एटॉमिक मास बताइए। अभी इसके पिछला सवाल देखे थे कि जब हमसे पूछा था एटॉमिक मास एक गैस का, तो पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाले थे। तो यहाँ तो सीधे सीधे एलिमेंट दिया है तो यहाँ तो एटॉमिक मास डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाले थे, मोलर मास निकाले थे, 1 मोल का मास। एकदम अच्छे से दिमाग में ये डाल लो, है ना। 2-3 क्लास पहले जो हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? एक एटम का मास, एटॉमिक मास और 1 मोल का मास, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस यूनिट अलग अलग होता है। तो अगर तुमसे एटॉमिक मास पूछे तो तुम्हें तो मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो तुम क्या चालाकी करोगे? मोलर मास निकालना। पहले मोलर मास यानी कि 1 मोल का मास निकालना। 1 मोल का मास जो निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही हमारा एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो एक लिख लेना साइड में, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, चाहे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक वेट अभी बताए नहीं है, बताएंगे हम, अभी एटॉमिक मास केवल बताए हैं। टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, है ना, डैश दे दो। फर्स्ट कैलकुलेट मोलर मास और मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स और एटम्स। 1 मोल का मास निकालो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो एटम हो। 1 मोल का मास निकालो किस यूनिट में? इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर मोल, चाहे ग्राम। अगर मोलर मास निकाल रहे हो तो ग्राम पर मोल, अगर मास निकाल रहे हो तो ग्राम में निकालना। ठीक है, मैग्नीट्यूड of molar mass will give atomic mass और atomic weight। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बार बार इसको लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज कर जाएंगे इसमें कि एटॉमिक मास कैसे निकाले और कुछ करते रहोगे। तीनों सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे है, इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हम क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है इससे, है ना। बहुत ही आसान सवाल होता है, बस कंफ्यूजन में लोग इसको छोड़ देते हैं, चाहे गलत कर देते हैं। तो जब भी तुमसे एटॉमिक मास पूछे, एटॉमिक वेट पूछे, मॉलिक्यूलर मास पूछे, मॉलिक्यूलर वेट पूछे, समझ जाना बेवकूफ बना रहा है। सीधे सीधे तुमको बस मोलर मास निकालना है। 1 मोल का मास निकाल दो और उसका ग्राम उठा के बाहर फेंक दो और वहां पे AMU लगा दो अगर एक एटम का मास पूछ रहा है। और अगर तुमसे एटॉमिक मास पूछ रहा है तो तुम उसको यूनिट लेस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आंसर तुम्हारा मैग्नीट्यूड में रहेगा। अगर एक एटम का मास पूछ रहा है तो AMU लगा दो, ग्राम में चेंज करना है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, चाहे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये पहले नोट कर लो, साइड में पॉज करके इसको नोट कर लो। हम अभी इसको मिटाएंगे। क्या लिखा हुआ है ये फिर से बताते हैं। अगर एटॉमिक मास चाहे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, चाहे एक एटम का मास चाहे एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो उस मैग्नीट्यूड को लाने के लिए तुम मोलर मास निकाल लो, चाहे 1 मोल का मास निकाल लो। 1 मोल का मास मतलब कितने एटम का मास? तो 6.022 गुना 10⁻23 एटम का मास। उसका मास निकाल लो ग्राम पर मोल में, चाहे ग्राम में। हमारा जो आंसर होगा वही सेम मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको साइड में, बिठाते हैं, पॉज करके नोट करना, बिठाते हैं। देखो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पहले वाले में, है ना, एक सेकंड,
फर्स्ट में कह रहा है बच्चों की 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स है और उसका वजन है 1.15 ग्राम। तो एटॉमिक मास बताइए। तो हम क्या बताएं कि एटॉमिक मास निकालने के लिए तुम एक मोल का मास निकाल लो। तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो एक काम कर रहे हैं, सीधे यूनिटरी मेथड से कर दो। 3 पॉइंट, सबसे आसान यही चीज, 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स है और इसका वजन कितना है 1.15 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा, तो 1.15 डिवाइडेड बाई 3.011 इंटू 10⁻22 ग्राम आएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वजन कितना होगा, तो 1.15 बाई 3.011 इंटू 10⁻22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। क्या नोटिस कर रहे हो, 1.15 ये 2 बार में कटा और ये इससे 10 बार में कटा, तो ये हो गया 11.5 इंटू 2, यानी ये आ गया 23 के बराबर। लेकिन इतने आइटम का जो वजन आया ये ग्राम में आया, क्योंकि एक मोल का मास है 6.022 गुना 10 का पावर 23, यानी एक मोल का मास 23 ग्राम। तो वैसे पूछ तो नहीं रहा है, बस हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं। मोलर मास अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, है ना, यही सिंपली 23 हो जाएगा। बस हम यूनिट हटा देंगे, ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे मान लो सपोज करो ये सोडियम ही है, तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या बताए थे 23। सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU और सोडियम के एक मोल का मास 23 ग्राम। तो मैग्नीट्यूड सेम है, ये इतना अंडरस्टैंडिंग आपको रहना चाहिए कि बस बेवकूफ बना रहा है वही मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। ठीक है, तो अगर तुमसे मान लो पूछ देता कि मास ऑफ वन एटम बताइए, तो हम लिख देते 23 AMU। अगर ग्राम में पूछता, एक एटम का मास अगर ग्राम में पूछता, तो हम लिखते 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चाहे क्या लिखते 23 बाई एवोगैड्रो नंबर ग्राम। ठीक है, हो गया ये पहला। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेट 6.643 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फिर से एक एटम का मास दे दिया और बोल रहा है कि मोल बताइए 20 kg में। तो यहां दो तरीका है, इतना ग्राम में एक एटम, तो 20 kg यानी 20,000 ग्राम में कितना एटम होगा ये निकल जाएगा। और जैसे ही नंबर ऑफ एटम आ गया उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल निकाल लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे अब भी हम मोलर मास निकाले वैसे ही इसमें ही मोलर मास निकालो। एक एटम का वजन इतना है तो एवोगैड्रो नंबर का वजन जब निकालोगे तो मोलर मास आ जाएगा, और एक बार मोलर मास आ गया, मास दिया हुआ है तो मास बटा मोलर मास करोगे तो मोल निकल के चला आएगा। ठीक है, तो तुम दोनों में से किस तरीके से कर सकते हो, हम सेकंड वाले से करते हैं मोलर मास निकाल के, क्योंकि मोलर मास में ही हम काम कर रहे हैं। चलो यहां पे कर रहे हैं, तो एक एटम का मास कितना है, इतना ग्राम। तो हम लिख रहे हैं मास ऑफ वन मोल बराबर, तो एक एटम का मास इतना, तो दो एटम का मास गुना दो, तीन एटम का गुना तीन, चार का गुना चार, एक दर्जन का गुना 12 और एक मोल का तो गुना एवोगैड्रो नंबर 6.643 इंटू 10⁻⁻23 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम से। और मास जो एक मोल का होता है वही मोलर मास होता है, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं कि यही हमारा मोलर मास है। ये जो सेम चीज आया, ये पूरा मैग्नीट्यूड जो आया यही हो गया मोलर मास। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल। तो मोल बराबर क्या बताए थे बच्चों, मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया है 20 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 20,000 ग्राम और डिवाइड कर दो इसको मोलर मास से, यानी 6.643 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.022 10⁻23 10⁻23 और 10⁻⁻23 ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा। 6.643 को 6.022 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड कर देना 20,000 को, तुम्हारा आंसर जो है वो 500 के लगभग आना चाहिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, है ना। ये जो चीज है यहां से मोलर मास आ गया। ठीक है बच्चों, अब तुम बोलोगे कि सर इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है,
तो तुमसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, तुम चाहो तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मान लो कि हमको ये करना होता है एग्जाम में सॉल्व, तो कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे हम ऊपर में 20,000 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -23 10 टू द पावर +23, ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। देखो बचा क्या, ये क्या है 6.64। अब देखो यहाँ पे कैसे दिमाग लगाते हैं हम लोग, ये है 6.64। याद करो कुछ दिन पहले हम बताए थे कि 0.33 को 1/3 लिखते हैं और 0.67 को 2/3 लिखते हैं। अगर भूल गए हो तो फिर से कहीं साइड में लिख देना, ये सब कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका होता है। 0.33 को 1/3 लिखोगे और 0.67 चाहे 66 को, है ना, इसका डबल हो गया तो इसको तुम 2/3 लिख दोगे। तो देखो ये 0.64 है, 67 से थोड़ा सा कम है और ये 6 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर हम इसको लिख दें 6, ये तो 6 हो गया, और 0.64 को लिख दे 2/3, थोड़ा सा बढ़ा दे और इसको थोड़ा सा घटा दें, तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एकदम थोड़ा सा का चेंज लेके ला रहे हैं। तो ये हो गया 6। हम चाहें तो इसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6.67। और 6.67 का मतलब क्या, 6.67 को हम लिख सकते हैं 6 फैक्टर 2/3, यानी ये कितना हो गया 20/3। तो हम इसको मिटा के लिख रहे हैं 20/3, क्योंकि जगह कम है। तुम 6.67 लिखना, इक्वल टू करके ये चीज लिखना 20/3, ऐसा साइड में लिख के जितना डिटेल में कॉपी लिख सकते हो उतना डिटेल में लिखो, बाद में रिवाइज करने में आसानी होगा। और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 से अप्रॉक्स में। तो देखो तो 3 से 6 दो बार में कटा, 20 गुना 2 40, क्या रिजल्ट आया 20,000/40, है ना, यहां से रिजल्ट आ गया 500 के बराबर। ठीक है बच्चे, तो देखो तो एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया, जबकि एग्जैक्ट नहीं आना चाहिए था, हल्का फुल्का अप्रॉक्स में आना चाहिए था। तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा किया, थोड़ा सा बड़ा किया, क्लोज है, बहुत ज्यादा है। अगर हम अप्रॉक्स में काम करें तो ये 6 हो जाएगा और ये 6.6 हो जाएगा, तो हमारा काम यहाँ पे हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे एग्जैक्ट में ही आ गया। बहुत सारे केसेस में अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो तुम्हारा एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो ऑप्शन होगा ना उसमें किसी एक ऑप्शन के बहुत ही क्लोज आ जाएगा, तो उससे भी हमारा काम हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन टफ नहीं होता है, कैलकुलेशन से कभी डरना मत, बस दिमाग हमेशा चलाते रहना। जितना दिमाग चलाओगे उतना शार्पनेस जो है तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नोट करो, ये पूरा खुद से करो, उसके बाद हम इसको देखेंगे। खुद से करो चाहे नोट करो। देखो बच्चों, यही था हमारा थर्ड सवाल, गलती से वो मिट गया। तुम लोग आंसर भी नोट किए हुए होगे उस समय, है ना, वहां से देख लेना, चाहे नहीं नोट किए थे थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। देखो बोल रहा है कि मास ऑफ 1 एटम, ये सबसे आसान है तीनों में, एक एटम का मास इतना ग्राम है, तो कह रहा है कि 1 ग्राम एलिमेंट में कितना एटम होगा। तो बेकार सवाल है, यूनिटरी मेथड का सवाल है। क्या करेंगे सीधे हम 3.9854 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम में कितना एटम है, एक एटम है। अगर एक एटम का मास इतना है तो हम लिख सकते हैं कि इतने ग्राम में एक एटम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो, 1/3.9854 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी दिमाग लगाना है, तो ये ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर 23 हो गया, और 3.98 को लगभग में 4 लिख सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, है ना। इसको अगर चाहो तो लिख सकते हो तुम, मान लो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2.5, और डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर 22। आंसर शायद इसके पहले ये वाला पार्ट कुछ गलत लिखा हुआ था, है ना, तो ये सही आंसर है। इसके पहले शायद 10 टू द पावर -24 लिखा हुआ था, उसको काट देना, वो गलत है, ये सही आंसर है। 2.5 इंटू 10 टू द पावर 22 आ जाएगा। ठीक है, क्या किए हम देख लो, यहाँ पे डिटेल में कर देते हैं। 10 टू द पावर 23 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10 टू द पावर 22, इसमें से एक 10 बाहर निकाल लिए तो यहाँ 22 बचा, डिवाइडेड बाई 4, और 10/4 को हम लिख सकते हैं 2.5, 2.5, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 22। खत्म हो गया बच्चे। तो देखो खतरनाक देखने में लगता है सब, बच्चों को लगता है कि क्या करें, कंफ्यूज हो जाता है, कभी मोल निकालेगा कभी नंबर निकालेगा, वो सब कुछ नहीं करना है। यूनिटरी मेथड का सवाल है, एक एटम का मास दिया है तो किसी पार्टिकुलर मास में तुमसे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। ठीक है, तो हो गया ये 3 सवाल। ये 3 सवाल अगले 1 हफ्ते तक रोज तुम करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, है ना, रिवाइज भी करोगे, पेन भी चलाओगे। ये 3 सवाल अलग से लिख के रख लो, और याद रखना कि सर बोले थे कि ये 3 सवाल रोज करना है। क्यों, इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है, इसलिए क्योंकि ये बार बार आता है एग्जाम में, है ना, बार बार इस पे बेस सवाल आता है, और अचानक से एग्जाम में जो प्रेशर आएगा तुम्हारे दिमाग पे, उसमें तुम भूल जाओगे कि कैसे करना था।
तुम फॉर्मूला लगाने लगोगे, जबकि तुम नोटिस कर रहे हो ये सब फॉर्मूला का सवाल नहीं है, सीधे यूनिटरी मेथड का सवाल है। मोलर मास निकालना है, यानी एवोगैड्रो नंबर, एटम का मास निकालना है, सारा हम डिटेल में समझा ही चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 सवाल तुम्हारा होमवर्क है। ये 3 सवाल अगले 1 हफ्ते तक रोज, है ना, एक बार अटेम्प्ट करना है खुद से और आंसर मैच कराना है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में बिल्कुल ऐसा ही एक और हम लोग सवाल करेंगे, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा, है ना, और जेई में आया हुआ सवाल है एक। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे आज, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करके रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में वो सवाल कितना लोग करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।